हे हाय हेलो एवरीवन। सो आज कोई कंपनी पे डिस्कशन नहीं करेंगे, कुछ जो आपके कॉमन क्वेरीज रहते हैं उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑडियंस बेस भी बढ़ रहा है, सो आई थॉट एक क्लियर मैसेज आना चाहिए कि कैसा एक्सपेक्टेशन रहे, क्या रिसर्च फ्रेमवर्क रहता है हमारा। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो एक जो बहुत कॉमन पॉइंट आता है आपका कि मतलब क्या फ्रेमवर्क रहता है कि किसी कंपनी को मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ तो किन चीज़ों के ऊपर फोकस रहता है। एक आपने वर्ड सुना होगा, बहुत इन्वेस्टर्स यूज करते हैं इसको, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो ये बहुत रेलेवेंट है अगर हम इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करें, बिकॉज सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपका कोर एडवांटेज क्या है, आपका आपका जो बेसिक है वो किस सेक्टर को लेकर के क्लियर है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो बैंक्स एनबीएफसीज मेरे कोर में आते हैं, मेरा एक कोर एडवांटेज है वहां पे, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से है। सो बैंक्स एनबीएफसीज के सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनसे डे टू डे इंटरेक्शन होता है, मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आता है कि क्या उनका प्रोसेस रहता है, किन चीज़ों पे फोकस रहता है। प्लस दूसरा, अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो स्पेसिफिकली अगर आप लैंडिंग बिजनेस को ट्रैक कर रहे हो तो आपको इकोनॉमी की बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलती है कि इंडिया की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। सो वहाँ का आपको बहुत अच्छा इंडिकेटर मिल सकता है एक लैंडिंग बिजनेस को ट्रैक करके। जैसे अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो उसमें ये जो माइक्रो फाइनेंस का आपने साइकिल देखा है पिछले 2-3 साल के अंदर, जो इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं माइक्रो फाइनेंस के पूरे स्पेस ने। अभी तो ऑब्वियसली कंपनीज के एनपीए वगैरह बढ़ने लग गए हैं, लेकिन पिछला 2-3 साल बहुत अच्छा गया माइक्रो फाइनेंस का। तो इसमें अगर आप कोटक बैंक को देखो तो 2021 में कोटक बैंक ने अपने कॉन कॉल में बोला था कि हम माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर एंटर करने को देख रहे हैं एंड हम हमारे टोटल लोन बुक का डबल डिजिट तक लेके जाना चाहते हैं इसको। तो कोटक एक कंजर्वेटिव बैंक है, बट अगर एक कंजर्वेटिव बैंक इस तरीके का गाइडेंस देता है कि हम एक पर्टिकुलर सिक्लिकल सेक्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो वहां से एक आपको हिंट मिल जाता है कि मे बी उस स्पेस के अंदर चीजें अच्छी हो रही हैं, तो वहां से आप उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक ने एमएसएमई स्पेस के लिए बोला था कि हम एमएसएमई में एंटर कर रहे हैं, सेमी अर्बन एरियाज में बहुत सारे ब्रांचेस उन्होंने ओपन करे, एमएसएमई को लोन दिया। और पिछला 2-3 साल अगर आप देखोगे तो पूना वाला, योग्रो कैपिटल, एचडीएफसी फाइनेंस, इन सारी कंपनीज ने काफी अच्छा किया। तो बैंक्स मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है बिकॉज एक तो मॉडल अच्छे से समझ में आता है, प्लस दूसरा आपको बाकी सेक्टर्स की अच्छी इंसाइट्स मिल जाती है। तो आई बिलीव कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सबसे बेस्ट यही होता है कि आप अपने अपने सर्कल से स्टार्ट करें, जहां पे आपका एडवांटेज है वहां से आप स्टार्ट करें। इस पे एक पीटर लिंच का एक वीडियो भी है, आप उसको भी देख सकते हो। सो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि यूएस में कैसे जो इतना अच्छा इतना बड़ा बुल रन चला था, बट उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छा रिटर्न नहीं अर्न कर पाए, वहां पे उनका पार्टिसिपेशन अच्छे तरीके से नहीं रहा। उसका रीजन क्या था, यही कि अगर कोई आईटी का बैकग्राउंड का है तो वो फोकस कर रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर, केमिकल सेक्टर के ऊपर, बैंक फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, जबकि उसको पता है कि मेरा मेरा डे टू डे जॉब ये है, मैं ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ एक लेमैन के कंपैरिजन में कि मेरे सेक्टर में क्या चल रहा है, कौन से कंपनीज अच्छा कर रहे हैं। प्लस उसी में उन्होंने बताया कि यूएस में जो कंज्यूमर कंपनीज का जो डेकेड में जो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी, जिसमें मैकडोनल्ड है, आपका वॉलमार्ट है, बहुत सारी ऐसी कंज्यूमर कंपनीज हैं। अब वहां के रिटेल इन्वेस्टर्स ने सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करा कि वो डे टू डे लाइफ में उन्हीं कंपनीज का प्रोडक्ट सर्विस यूज कर रहे हैं, बट उन कंपनीज को वो मतलब ट्रैक नहीं कर रहे, उन कंपनीज पे उनका फोकस नहीं गया। उन्हें पता है कि हम क्यों इनके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज ना करके इनका प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज कर रहे हैं, बट स्टिल ऐसे बिजनेसेस पे हमारा फोकस नहीं जाता है। हमारा फोकस किस पे जाता है, जो न्यूज में चल रहा है, जिसका कोई टिप दे देता है हमको। एंड वहां पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि कल को चल के आपने बाय तो कर लिया क्योंकि वो स्टॉक आपको दिख रहा है कि डेली हाई लगा रहा है, आपने मोमेंटम प्ले करने के लिए उसमें इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन जब आपको दिखता है कि मार्केट में करेक्शन आया और वो स्टॉक 5% 10% नीचे गया, तब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। हमको पता नहीं होता कि हमें हमको करना क्या है स्टॉक के साथ में, बिकॉज मॉडल ही नहीं समझ में आ रहा। सो सिमिलर अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे को भी बहुत क्वेरी आती है पावर सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर के, इंफ्रा के स्टॉक्स को लेकर के, या केमिकल फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर के। एंड उन स्टॉक्स ने पिछले 2-3 महीने में बहुत अच्छे रिटर्न डिलीवर किए हैं, बट आई नो कि मेरा वो कोर नहीं है। और अगर अभी मैं बिना उस पे एक्सपर्टीज लिए अगर मैं ऐसे स्पेस में चला जाऊंगा तो मुझे तो क्लू ही नहीं होगा, मुझे तो पता ही नहीं होगा कि मेरे को उसमें करना क्या है। मतलब आपको बेसिक इतना समझ में आना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी के रेवेन्यू को ड्राइव कर सकते हैं फ्यूचर में, एंड उसके मार्जिन कहाँ से निकल सकते हैं। वो आपको कब समझ में आएगा, जब आपको एक बेसिक फंडा समझ में आएगा एक मॉडल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट एक रिटेल इन्वेस्टर का वहीं से होना चाहिए, जो उसका कोर है, जो उसका बैकग्राउंड है, जहां से आपको एक बेसिक एडवांटेज है आपके पास में। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया।
इसी में दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि हमको हमारा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ाना भी है। बिकॉज वैसे तो अगर आप एक दो सेक्टर पे अच्छी एक्सपर्टीज रख लेते हो तो काफी अच्छा कर सकते हो आप इन्वेस्टिंग में। बट अगर आपके पास टाइम है तो आई बिलीव कि एक रिटेल इन्वेस्टर को अपने अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाना भी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग मैंने बैंक्स एनबीएफसी से किया था, बट देन उसके बाद ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, आपका प्लेटफॉर्म बिजनेसेस लाइक जिसमें सीडीएसएल, बीएससी, आपका कैम्स, देन रिटेल, एफएमसीजी। एफएमसीजी तो आई बिलीव बहुत सिंपल मॉडल है। हम डे टू डे लाइफ में हर एक कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस यूज करते हैं, उनको समझना बहुत ईजी है। एफएमसीजी में अगर आप दो चार कंपनीज का भी मॉडल स्टडी करोगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है एफएमसीजी में। एंड जो कंपनी मार्जिन्स को या तो इम्प्रूव करते हुए या रिटेन रखते हुए अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाती है तो उसका आरओई बढ़ने का चांस होता है फ्यूचर में। सो एफएमसीजी बहुत सिंपल मॉडल है, उसको तो आपको ट्रैक करना ही चाहिए। देन उसके बाद रिटेल में, ज्वेलरी रिटेल में जिसने 2-3 साल में बहुत अच्छा किया है। सो इन सारे सेक्टर्स को ऐड करना स्टार्ट किया एंड अभी रिसेंटली हेल्थ केयर ऐड किया। हेल्थ केयर में भी दो स्पेस होते हैं आपके, एक डायग्नोसिस, दूसरा आपका हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल मैंने अभी 1-2 क्वार्टर पहले ही ट्रैक करना स्टार्ट किया है, बट बहुत अच्छे से मॉडल समझ में आता है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि पिछले 1-1.5 साल में मेरी काफी विजिट भी रही है हॉस्पिटल्स में। सो इन सारे स्पेसेस को ऐड करना स्टार्ट किया है। तो पहला तो ये हो गया कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट वही रखना है कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, जहां से आपका एक कोर बनता है, एक आपका एडवांटेज बनता है। दूसरा क्या है, आपको उस कॉम्पिटेंस को बढ़ाना है। आप जैसे मतलब आपकी लाइफ में अलग अलग बिजनेसेस से, सर्विसेज से आपका एक्सपोजर होता है, तो आपको समझ आता है कि इस मॉडल में क्या चीजें हो सकती है, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चीजें यहाँ पे देखनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका जो आई बिलीव कि इसको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है, कि एग्जिट फ्रेमवर्क को लेकर के, कि मतलब अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक कर रहे हैं बिजनेसेस का तो ये ट्रेडिंग नहीं हो गया, मतलब हम एक तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। एंड फिर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कैसे कोई डिफरेंस रहा। और अगर किसी एक कंपनी का एक क्वार्टर में अगर रिजल्ट खराब आता है तो क्या वो बिजनेस खराब हो गया, हमको उसको क्यों बेचना चाहिए। प्लस अगर मेरा स्टॉक ऑलरेडी अगर मेरे बाइंग प्राइस से लो पे है एंड अगर कंपनी का रिजल्ट खराब आया है तो फिर भी मैं उसको सेल कर दूं, इतना बड़ा लॉस ले लूं। तो मतलब इसको लेकर के आई बिलीव कि काफी ज्यादा थोड़ा सा कंसेप्ट को लेकर के थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है। तो पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि मैं जो भी चीजें आपसे शेयर करता हूँ उसमें उसमें कभी भी इंटेंशन ये नहीं होता है कि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि आप उसको सेल करो या बाय करो। एंड अगर आप इस एनालिसिस को इस तरीके से ले रहे हो कि बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन ले रहे हो उसके बेसिस पे, तो आई फील आप बहुत अनफेयर कर रहे हो अपनी इन्वेस्टिंग के साथ में। बिकॉज कोई भी थर्ड पर्सन आपको ये बता ही नहीं सकता कि आपके लिए, आपकी इन्वेस्टिंग के लिए क्या सही है या क्या गलत है, अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो। बिकॉज वो आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको वो मॉडल कितने अच्छे से समझ में आया है, आपको उसका ग्रोथ पैरामीटर कितने अच्छे से समझ में आया है, उसका आउटलुक कितने अच्छे से समझ में आया है। सो ये डिसीजन आपका आपका खुद का होना चाहिए। तो मेरा तो जस्ट वो फ्रेमवर्क है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं इस फ्रेमवर्क को यूज करता हूँ। बाकी उसका डिसीजन लेना आपका काम है, आपको वहां से स्टार्ट करना है कि क्या आपको वो उसमें अपॉर्चुनिटी लग रही है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्या आपको वो बिजनेस खराब लग रहा है। तो ये सारा डिसीजन आपको खुद लेना है। अब मेरे फ्रेमवर्क की बात करते हैं। सो सबसे पहले तो ये है कि क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखो तो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि जो बिजनेस आपने बाय किया है उसका वो किस ट्रैक पे चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर हम रिसेंट एग्जांपल लेते हैं स्काई गोल्ड का, तो स्काई गोल्ड का हमने डिस्कस किया कि कितना अच्छा रिजल्ट था, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, आगे का गाइडेंस अच्छा है। अब आप सपोज करो कि अगर मैंने एक रिटेल इन्वेस्टर ने आज स्काई गोल्ड को लेकर के रख लिया इस एक्सपेक्टेशन से कि इसका तो प्रॉफिट जो है वो 100% से ज्यादा ग्रो करना चाहिए FY25 के अंदर, स्टॉक भी अच्छा करेगा, और वो सीधे 1 साल बाद जब देखेगा बिजनेस को तो इसका क्या कितना चांस है कि बिजनेस उसको उसी लेवल पे मिलेगा, मतलब अच्छा करता हुआ मिलेगा जो उसने एक्सपेक्ट किया है। बहुत कम चांस है। बिकॉज बिजनेस में, लाइफ में चीजें बहुत जल्दी चेंज होती है, बहुत तेजी से चेंज होती है। तो अगर आप उसका ट्रैक नहीं रखोगे तो मतलब आप तो बहुत बहुत अनजस्टिस कर रहे हो अपनी हार्ड अर्न मनी के साथ में। क्योंकि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है ये एक चीज है, लेकिन गाइडेंस देने का मतलब ये नहीं है कि उसका हर एक क्वार्टर में वैसा एग्जीक्यूशन रहेगा। कंपनी का एक क्वार्टर का रिजल्ट आया है पर 3 क्वार्टर का रिजल्ट अभी बाकी है, अगर मैं उसको ट्रैक ही नहीं करूंगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो बिजनेस ऑटोमोशन मेड पे वो नंबर डिलीवर करता जाएगा एंड मार्केट उसको रिवॉर्ड करता जाएगा। और 1 साल बाद अगर मैंने उसको देखा और बिजनेस ने अंडर परफॉर्मेंस किया होगा तब तो वो स्टॉक मुझे 52 वीक लो पे मिलेगा।
सो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर सकता हूं अगर मैं बिजनेस को ट्रैक ना करूं। तो ट्रैकिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि जहां पे आपका पैसा लगा है वो चल कैसा रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि क्या एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया तो हमको क्या मतलब बिजनेस सेल कर देना चाहिए, मतलब स्टॉक सेल कर देना चाहिए, बिजनेस खराब हो गया उसका मतलब। तो इसमें भी अगेन एक पॉइंट है, अ, आपको चीजें समझनी होगी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। जैसे अगर आप पूरा ये इकोसिस्टम देखो तो इसमें एक है बिजनेस, एक है बिजनेस का प्रोमोटर एंड एक है इन्वेस्टर। अब बिजनेस जो है उसका तो मॉडल है, उसको चला कौन रहा है, प्रोमोटर चला रहा है। तो यहाँ पे हमेशा आपको ये समझना होगा कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हो। जैसे अगर आप बिजनेस प्रोमोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर मैं एक प्रोमोटर हूं, मेरा एक बिजनेस है एंड मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, और मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम मे बी 1 1.5 साल 2 साल तक रह सकता है, सेक्टर में डिमांड थोड़ी सी कम रह सकती है। तो एज अ प्रोमोटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि क्या मैं उस बिजनेस को बंद कर दूं और मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट करूं? नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूं। तो एज अ प्रोमोटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे ये बनती है कि अगर मेरे बिजनेस का खराब टाइम भी चल रहा है, डिमांड थोड़ा सा वीक है, फिर भी मुझे उसके साथ लगे रहना है, मुझे मुझे उस टाइम को फेस करना है एंड बिजनेस को प्रिपेयर करना है कि जब साइकिल वापस आएगा, जब डिमांड वापस आएगा, तो मेरा बिजनेस मेरे सेक्टर में बाकियों से बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहिए। सो वो एज अ प्रोमोटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन हम कौन है? हमें रिटेल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में भी हमारी कैटेगरी देखनी जरूरी है। हम एक रिटेल इन्वेस्टर है, हम एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर नहीं है, हम कोई डीआईआई नहीं है, एफआईआई नहीं है, कोई प्राइवेट इक्विटी नहीं है, कोई एचएनआई नहीं है, अल्ट्रा एचएनआई नहीं है, हम एक रिटेल इन्वेस्टर है। तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है या कोई प्राइवेट इक्विटी का इन्वेस्टर है, उसके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर उसके लिए 2 3 बिजनेसेस बंद भी हो जाते हैं उसके इतने बड़े पोर्टफोलियो में, तो मतलब हार्डली उसको कोई इंपैक्ट पड़ेगा उसके ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर। बट हम रिटेल इन्वेस्टर है, हमारा पर्पस क्या है मार्केट में आने का? वेल्थ क्रिएशन। हमारा वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा? क्या हमारा वेल्थ क्रिएशन ऐसे हो सकता है कि हमें पता है कि एक बिजनेस खराब कर रहा है बट स्टिल मैं उसके उसके स्टॉक के साथ में स्टक रहूं 1 1.5 साल 2 साल तक, जस्ट इन द होप कि चीजें में भी ठीक हो जाएं, जबकि मुझे पता है अंदर से कि मैनेजमेंट खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमको क्लैरिटी नहीं है कि चीजें कब ठीक होगी, डिमांड कब वापस आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लॉजिकली सोचो तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं अपने कैपिटल को बहुत कॉशियसली ट्रैक करूं एंड हमेशा मेरा जो कैपिटल है, मेरा जो हार्ड अर्न मनी है, वो ऐसे बिजनेसेस पे लगा रहे जो टॉप परफॉर्मर हो अपने स्पेस का, एटलीस्ट टॉप 2 टॉप 3 में आता हो। अगर मैं एवरेज प्लेयर्स पे बैट करूंगा अपने कैपिटल को लेकर के, तो मैं बहुत अनजस्टिस कर रहा हूं अपने 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 पैसों के साथ में, अपने इन्वेस्टिंग के साथ में। जैसे आप बिजनेस का देखते हो कि किसी बिजनेस का आरओई कैसा है। अब हम बोलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि जिस बिजनेस का आरओई अच्छा है, इसका मतलब कि जो उसका प्रोमोटर है वो अपने अपने कैपिटल को अच्छी तरह यूज कर रहा है, वो बिजनेस एफिशिएंट है। वैसे ही एक रिटेल इन्वेस्टर का भी आरओई है, वैसे ही आपका आरओई है कि आप अपने कैपिटल को कहां पे लगाते हो, उसका एक आरओई जनरेट होगा। तो अगर आप अपने पैसे को ऐसे बिजनेसेस में लगा रहे हो जहां पे परफॉर्मेंस खराब है उस बिजनेस की, जस्ट आप होप कर रहे हो कि चीजें ठीक हो जाएंगी, तो आपका आरओई तो नीचे जाएगा ना। आपका आरओई कैसे बढ़ सकता है? इसका मतलब आप एक इनएफिशिएंट इन्वेस्टर हो। सो इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि हम एक इन्वेस्टर है, हम एक रिटेल इन्वेस्टर है, हम प्रोमोटर नहीं है उस बिजनेस के कि हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी है उस बिजनेस को लेकर के। डेफिनेटली वो प्रोमोटर का जॉब है कि उस बिजनेस को बुरे टाइम से निकाले, वापस से डिमांड जब आए तब उसको ग्रो कराना स्टार्ट करे। बट वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हमारे पैसे को हमें हमेशा अच्छी जगह पे लगाना है। अब जो इसमें दूसरा पॉइंट था कि क्या एक क्वार्टर खराब होने से बिजनेस खराब हो जाता है, तो इसमें भी तीन तीन चीजें हमको देखनी होती है। अगर किसी बिजनेस का एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया तो हमको 3 चीजें देखनी है। पहला क्या देखना है कि रिजल्ट खराब आने का रीजन क्या है। दूसरा क्या देखना है कि वो जो रीजन है वो कितना बड़ा रीजन है। एंड तीसरा हमको देखना है कि ये जो रीजन है ये कितने लंबे टाइम तक उस बिजनेस को प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो सेंको गोल्ड का इस क्वार्टर में रिजल्ट आया, हमने देखा कि खराब रिजल्ट था, सेंको का रिजल्ट अच्छा नहीं था, हार्डली 8% 9% का ग्रोथ था, जबकि कल्याण का ऑलमोस्ट 29 30% का ग्रोथ था। तो दोनों का रिजल्ट देखोगे आपको तो हमको क्लियरली समझ आएगा कि सेंको ने बहुत अंडर परफॉर्म किया। बट स्टिल हमने क्या देखा कि रीजन क्या है उसका, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हीट वेव था, जनरल इलेक्शन था, उसकी वजह से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिप रहा। अब ये बिल्कुल लॉजिकली एक पॉइंट बनता है कि वही हीट वेव, वही जनरल इलेक्शन जो है वो कल्याण के लिए भी था, लेकिन कल्याण ने कैसे 29% ग्रो किया। बट आप उसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि कल्याण एक पैन इंडिया प्लेयर बन चुका है ऑलमोस्ट, उसका 65% रेवेन्यू नॉन साउथ रीजन से आता है।
जबकि सेनको अभी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने ईस्टर्न रीजन के ऊपर, वेस्ट बंगाल से उसका मेन रेवेन्यू आता है, तो मे बी उसके एरिया में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज्यादा रहा होगा। दूसरा पॉइंट क्या हमने डिस्कस किया कि ये रीजन कितना बड़ा है, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि ये रीजन बड़ा नहीं है, ये वन ऑफ था। इनफैक्ट मैनेजमेंट तो और कॉन्फिडेंट के साथ में बोला कि पहले हमारा गाइडेंस था 18 से 20% की ग्रोथ का FY25 में, बट अब तो जो गोल्ड के प्राइसेस कम हुए हैं उसके बाद जो हमने फुटफॉल देखा है, अब तो हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये नंबर हम बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्वार्टर में आपका जो नंबर है वो 9% का आया, सिर्फ जो आपका टारगेट था उससे 50% कम, बट स्टिल मैनेजमेंट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अगले 3 क्वार्टर में वो बहुत इजीली कवर अप कर लेंगे इस नंबर को, एंड जो उन्होंने गाइडेंस दिया है उसको अचीव कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है, इससे हमको समझ आता है कि ये रीजन इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए मार्केट ने भी उसके स्टॉक को रिवॉर्ड किया। सो ये दूसरा पॉइंट होता है। दूसरे पॉइंट से हमको क्लियर हो गया कि रीजन इतना बड़ा नहीं है, एंड ये जस्ट एक वन ऑफ क्वार्टर था इस बिजनेस के लिए, आगे चल के बिजनेस वापस ट्रैक पे आ जाएगा। इसी के साथ में आप एक और एग्जांपल देखो सीए ग्रामीण का, या बैंकिंग में आप देखो IDFC फर्स्ट बैंक का। सो उनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, दोनों का एनपीए बढ़ा, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, प्रोविजनिंग बढ़ गई, प्रॉफिट गिर गया दोनों कंपनीज का। लेकिन दोनों की मैनेजमेंट ने क्या बोला कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है, 1-2 क्वार्टर रहेगा उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वहां पे हमको क्लैरिटी आया कि रीजन क्या है और रीजन कितना बड़ा है। अब एज अ इन्वेस्टर मुझे आज ये पता है कि ये जो दोनों बिजनेसेस हैं, सीए ग्रामीण हो या IDFC फर्स्ट बैंक हो, इसमें ये छोटा सा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहने वाला आगे चल के। मैनेजमेंट इस पे कॉन्फिडेंट है। ऑब्वियसली मुझे उसको ट्रैक तो करना है आने वाले क्वार्टर्स में, हो सकता है अगले क्वार्टर में पता लगे कि प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा बन गया है, लेकिन आज मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, एंड एज ए इन्वेस्टर मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ इन दोनों बिजनेसेस के साथ में, बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत एलोकेशन कट कर सकता हूँ। अब तीसरा एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें इसमें अरमान फाइनेंशियल का, सो अरमान फाइनेंशियल का भी रिजल्ट बहुत खराब आया। उसका रीजन हमको 2-3 क्वार्टर से तो पता ही नहीं था, बिकॉज मैनेजमेंट को खुद ही क्लैरिटी नहीं थी उसको लेकर के। देन लास्ट क्वार्टर में उन्होंने बोला कि मे बी ओवर लिवरेजिंग हो रही है इस सेक्टर के अंदर, तो वो एक रीजन हो सकता है एनपीए बढ़ने का। इस क्वार्टर में एनपीए तो कम हुआ लेकिन क्रेडिट कॉस्ट बहुत बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइट ऑफ किया, उनका प्रोविजनिंग बहुत बढ़ गया, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 22-23% गिर गया कंपनी का, तो बहुत खराब रिजल्ट आया। एंड अब तो मैनेजमेंट को क्लैरिटी नहीं है कि ये चीजें कब ठीक होंगी, आगे जाके कब वापस से ग्रोथ आएगा, वापस से डिमांड आएगी। और उस बिजनेस को अगर आप देखो तो वो बिजनेस एक टाइम पे 50% पे ग्रो करता था, वो कम होकर के 40% पे आया। देन मैनेजमेंट ने बोला कि हमको 25 से 30% का ग्रोथ ठीक लग रहा है, इस क्वार्टर में सिर्फ 21% का ग्रोथ किया। अब अगर मैं एज अ प्रोमोटर यहाँ पे सोचूं, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू प्रोमोटर का लूं, तो प्रोमोटर तो बहुत सही कर रहा है। अगर एक लैंडिंग बिजनेस का इस तरीके का एनपीए बढ़ने लग जाएगा तो वो तो बिल्कुल सही डिसीजन है कि आप अपने ग्रोथ को कम कर दो, बिकॉज आप पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हो मार्केट से। लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो रिटेल इन्वेस्टर हूं, तो मुझे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं ऐसे बिजनेसेस के साथ में जहां पे मुझे पता है कि अभी ये प्रॉब्लम है और ये कब तक रिजॉल्व होगा इसका क्लैरिटी खुद मैनेजमेंट को भी नहीं है अभी। डिमांड कब वापस आएगा, ग्रोथ कब वापस 30-35% पे आएगा, सो वो मैनेजमेंट को भी क्लैरिटी नहीं है। तो मैं अपना कैपिटल कैसे ऐसे बिजनेस में स्टक करके रखूं? तो ये डिफरेंस है, हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर रिजल्ट खराब आया है तो उसका रीजन क्या है और वो रीजन कब तक प्रॉब्लम कर सकता है उस बिजनेस को। प्लस उसके साथ में मेरे पास मुझे ये भी पता है कि बाकी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे मेरा कैपिटल अच्छा कर सकता है। अब इसमें एक पॉइंट और आएगा कि अगर मैंने स्टॉक लिया हुआ है और रिजल्ट खराब आया एंड स्टॉक इतना नीचे गया, तो क्या मैं वहां पे लॉस बुक करूं या मुझे आइडियली वेट करना चाहिए कि मेरा जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास आ जाए स्टॉक, तब मैं एग्जिट करूंगा? तो यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना होगा। अगेन मतलब इमोशनली हम अटैच नहीं हो सकते स्टॉक के साथ में, तो लॉजिकली अगर आप सोचो तो हमको पता है कि अगर बिजनेस ने खराब किया है तो कोई रीजन बनता नहीं है कि मार्केट उसके स्टॉक को रिवॉर्ड करे एंड वो वापस से 30-40% बढ़ जाए, मेरे बाइंग प्राइस पे आ जाए और फिर मैं एग्जिट करूं। बिकॉज मार्केट को थोड़ी पता है कि मैंने इस प्राइस पे लिया है तो वो सिर्फ मेरे लिए मुझे इतना बेनिफिट देगा। ये तो बिल्कुल ही इररेशनल थिंकिंग हो गई। तो मुझे लॉजिकली पता है कि ये सेंस बनता नहीं है। हाँ, मार्केट में ऐसी चीजें होती हैं, आप कई बार देखते हो कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा नहीं है बट उसके बाद भी स्टॉक भागता है, लेकिन हमको पता है कि वो ठीक चीज नहीं है। ऐसे ऐसे चीजों को हमको अवॉइड करना है, ऐसे स्पेस को हमको अवॉइड करना है। तो हम क्यों वो चीज एक्सपेक्ट करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग के साथ में कि हमारा स्टॉक बस भाग जाए क्योंकि बिजनेस का रिजल्ट खराब है और मुझे एग्जिट करना है? तो लॉजिकली वो चीज कोई सेंस बनता नहीं है। एंड एक और चीज आपको समझना होगा कि अगर मेरी 100 की बाइंग है और स्टॉक 30% गिर के 70 पे आ गया है,
तो उसको वापस 100 पे जाने के लिए 30% नहीं, उसको 45% भागना पड़ेगा, तब जाके वो मेरी बाइंग प्राइस पे आएगा। तो क्या एक ऐसा बिजनेस जो लगातार खराब कर रहा है, आगे का आउटलुक अच्छा नहीं है, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ लॉजिकली कि वो वापस से 45% भागे एंड वहां मुझे एग्जिट मिले? तब तक मेरा टाइम, मेरा एफर्ट, मेरा मतलब मुझे पीस ऑफ माइंड, मेरा सब कुछ खराब है। एंड दूसरी साइड मुझे पता है कि बाकी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे पास जहां पे मैं ये बाकी का कैपिटल अगर मैं वहां पे लगाऊं तो वहां पे मुझे वो 40-45% का रनअप जल्दी मिल सकता है, क्योंकि वहां पे बिजनेस अच्छा कर रहा है तो मार्केट वहां पे रिवॉर्ड कर सकता है उसको। सो ये डिफरेंस समझना जरूरी है, एंड ये आप हम तभी समझ पाएंगे अगर हम इमोशनली अटैच नहीं होंगे एक स्टॉक के साथ में। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हम किसी स्टॉक को बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर ट्रैक करते हैं, एंड सडनली हम देखते हैं कि किसी एक क्वार्टर में उसका एक प्रॉब्लम आ गया बहुत बड़ा और ये प्रॉब्लम लंबा रहने वाला है, तो इमोशनली हमको बहुत प्रॉब्लम होता है उस स्टॉक से निकलने के अंदर। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर का, एंड इसीलिए हमारा वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता मार्केट में। तो उसको समझना जरूरी है कि आपका, ठीक है आपने एफर्ट डाला, लेकिन आपको आज के ऊपर डिसीजन लेना है। आज उसका बिजनेस का प्रॉब्लम है, आगे का आउटलुक का क्लैरिटी नहीं है, सो हमको तो अपने कैपिटल को अच्छे से यूज करना है, अदरवाइज हमारा खुद का आरओई बहुत खराब हो जाएगा, हम एक इनएफिशिएंट इन्वेस्टर हो जाएंगे, कैपिटल एलोकेशन डिसीजन हमारा खुद का खराब रहेगा। तो ये ओवरऑल फ्रेमवर्क है एंड ये रैशनल है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पे आई थॉट कि एक थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए ताकि आपको भी क्लैरिटी आए कि हम क्या फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। बाकी कौन कौन एनालिसिस हमारा चलता रहेगा, कोशिश रहेगी जितनी ज़्यादा कंपनीज हों उतनी ज़्यादा हम कवर करें। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप शेयर करते रहिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।